छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है जैव अणु। जैव अणु या इसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। हमने अपने पिछले टॉपिकों में कोशिका और उसके कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। अपने इस टॉपिक में हम कोशिका में पाए जाने वाले जो जीव द्रव है वह जीव द्रव किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, किन तत्वों से मिलकर बना होता है, या उसमें जो मिश्रण होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है, इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बायोमोलिक्यूल या जैव अणु से अभिप्राय क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं जैव मतलब सभी सजीव, अणु मतलब उसमें पाए जाने वाले तत्व, यौगिक या मिश्रण। ठीक है, यौगिक मतलब कह सकते हैं उसे पाए जाने वाले तत्वों की बात कर रहे हैं। तो सिंपली तौर पे जैव अणु को अगर आपको परिभाषित करना होगा तो हम कैसे परिभाषित करेंगे उसको समझे। पहले ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जो सजीवों या कहें जिन्हें सजीवों से या उनकी कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है जैव अणु कहलाता है। ठीक है, ये सिंपली सा एक परिभाषा टाइप की हो गई कि कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिन्हें सजीवों से या उनकी कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है, या कह सकते हैं जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उनसे प्राप्त होने वाले अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम जैव अणु कहते हैं। इसके बाद जैव अणुओं की बात करें तो ये क्या होते हैं? सिंपल तौर पे जीवों के शरीर, जो जीवों का शरीर होता है वह शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के तत्व या कहें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं और इन रासायनिक तत्वों में सामान्य रूप से तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जीवों के शरीर में अनेक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में होते हैं। मिश्रण के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी तत्व पाए जाएंगे कोशिका में हो या शरीर में हो वो किस रूप में होंगे? तत्व के रूप में होंगे, यौगिक के रूप में होंगे या मिश्रण के रूप में होंगे। जीवों के शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों में सामान्यतः कह सकते हैं, अगला पॉइंट बता सकते हैं इसमें, कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य। मतलब हमारा शरीर जो बना है ये बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बने ऊतकों से बना है और ऊतकों या कोशिकाओं में जो द्रव भरा होता है वो रासायनिक द्रव होता है और रासायनिक द्रव, वो जो रासायनिक द्रव होते हैं वो तत्व, यौगिक और मिश्रण से मिलकर बने होते हैं। तो जो तत्व, यौगिक और मिश्रण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम रासायनिक तत्व कहते हैं। तो आप बता सकते हैं जीवों के शरीर में
पाए जाने वाले कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। तो कोशिका द्रव्य में कुल 35 प्रकार की, मतलब 35 टाइप्स के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कहाँ पे? जीवित शरीर, जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी कोशिकाओं में कुल 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जिनकी मात्रा विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर इनकी मात्राओं की बात करें तो कोशिकाओं के प्रकार पर, चाहे वो जिस प्रकार की कोशिका होगी उसमें कितनी मात्रा में क्या पाया जाएगा, उस कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है। किसकी मात्रा? इन 35 प्रकार के तत्वों की मात्रा। और इन मात्राओं के आधार पे इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। अगर कहा जाए कि कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाएगा, कौन उससे कम पाया जाएगा, कौन सबसे कम पाया जाएगा, तो मात्रा के आधार पर जो कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कह सकते हैं, फर्स्ट में लिख सकते हैं आप दीर्घ मात्रिक तत्व। दीर्घ मात्रिक तत्व से तात्पर्य है कि ऐसे तत्व जिनका कोशिका में या कोशिका द्रव में या कहे जीवों के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रा, मतलब दीर्घ मतलब अधिक। इसका दूसरा आता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व से तात्पर्य है कि ऐसे तत्व जो कोशिका या जीवों के शरीर में बहुत कह सकते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत शब्द नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसे तत्व जो जीवों के शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ईटीसी, ठीक। ये ऐसे तत्व हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है लेकिन कितनी मात्रा में? कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। तीसरा जो प्रकार बताया गया है वो बताया गया अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व से तात्पर्य है कि जिनका हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पड़ती है उसे दीर्घ मात्रिक, जो कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उसे सूक्ष्म मात्रिक, जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। जैसे जिंक, जेडन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, आयरन या फिर आयोडीन, बोरॉन, बोरॉन के बाद आप बता सकते हैं सीजियम, मैग्नीज, एमएन और क्रोमियम ईटीसी इत्यादि। जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन, बोरॉन, सीजियम, मैग्नीज और क्रोमियम, ये जो तत्व होते हैं इनकी हमारे शरीर में या हमारी कोशिकाओं में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। और इन सब तत्वों का जब कोशिका में ये सारे तत्व पाए जाते हैं तो इन सब तत्वों को एक साथ हम क्या कहते हैं? कोशिकीय पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय पूल कहते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें अगला पॉइंट
कोशिका में पाए जाने वाले सभी अणुओं को एक साथ कोशिकीय पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय पूल कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, जैसे ये सारे तत्व हैं, इन सारे तत्व को एक साथ हम क्या कहते हैं? कोशिकीय पूल कहते हैं। और कोशिकीय पूल की बात करें तो किसी भी कोशिकीय पूल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि जो सारे तत्व से मिलकर क्या बनता है, हमारे शरीर में जो पूल बनता है उसे हम कोशिकीय पूल कहते हैं। और कोशिकीय पूल में जो तत्व पाए जा रहे हैं वो कार्बनिक तत्व भी होंगे और अकार्बनिक भी होंगे। ठीक है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा, जिनको आगे दो भागों में बांट दिया गया। किसके आधार पे? आणविक संरचना के आधार पे। जो कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, इनको आगे चल के दो भागों में बांटा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को। किसके आधार पे? संरचना के आधार पर, जिन्हें संरचना के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल, इसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म जैव अणु, और इसे हम दीर्घ जैव अणु कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले जो तत्व थे उनको तीन प्रकारों में बांटा गया: दीर्घ मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। और इन सब तत्वों से मिलकर जो कोशिकीय पूल बना, उस कोशिकीय पूल में पाए जाने वाले जो क्या है, जैव अणु है, उन जैव अणुओं को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, जिन्हें हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, अर्थात सूक्ष्म जैव अणु और दीर्घ जैव अणु। सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत हम सामान्य तौर पे कोशिका में पाए जाने वाले मोनोसैकेराइड, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड के बाद आप लिपिड कह सकते हैं। लिपिड के बाद अमीनो अम्ल के बाद आप न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें। न्यूक्लियोटाइड्स जल एवं लवण आते हैं। क्या आते हैं? जल एवं लवण। मतलब किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले मोनोसैकेराइड के अणु, ओलिगोसैकेराइड अर्थात डाइसैकेराइड के अणु, लिपिड, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, जल एवं लवण को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, मतलब सूक्ष्म जैव अणु कहा जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पे अमीनो अम्ल है लेकिन यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, ये किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले दीर्घ जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोशिका या जीव में पाए जाने वाले कह सकते हैं सिंपली तौर पे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक कि जिन्हें सजीवों या उनकी कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है उन्हें जैव अणु कहते हैं। जीवों के शरीर में अनेक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में होते हैं। जीवों के शरीर में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव है, उनमें कुल 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें उनकी मात्राओं के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया:
दीर्घ मात्रिक, सूक्ष्म मात्रिक, अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। दीर्घ मात्रिक तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनको कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन सभी तत्वों से जो किसी कोशिका में कह सकते हैं कि जो बड़े अणु बनते हैं, उन अणुओं को एक साथ हम क्या कहते हैं, कोशिकीय पूल कहते हैं। या कहें इन सभी तत्वों का एक साथ हम कोशिकीय पूल के नाम से जानते हैं। कोशिकीय पूल में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें उनकी संरचना के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया। एक कहा गया माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे सूक्ष्म जैव अणु कहते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, लिपिड, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, जल एवं लवण होते हैं। उसी प्रकार दूसरा होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, अर्थात दीर्घ जैव अणु, जिसके अंतर्गत सामान्य तौर पे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों को रखा गया है। अब थोड़ा सा हम तुलना कर लें कि माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स किस आधार पे इनको कहा गया है। तो ध्यान देंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की तुलना देखते हैं। अगर कहा जाए सिंपली तौर पे कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म जैव अणु, एक तरफ हम इसको लिख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना है हमको, और एक तरफ लिख लेते हैं हम दीर्घ जैव अणु। तो सूक्ष्म जो जैव अणु होते हैं ये क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं, मतलब इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि सूक्ष्म है। अब ये कहलाते हैं दीर्घ जैव अणु, तो आप कह सकते हैं कि ये रासायनिक दृष्टि से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये रासायनिक दृष्टि से बड़े होते हैं। ठीक है, दोनों की तुलना कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक, दूसरे बात बता सकते हैं कि जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं, इनकी अणुओं की जो रासायनिक संरचना होती है वो सरल होती है। कह सकते हैं दूसरा, इनके अणुओं की रासायनिक संरचना सरल होती है। इनके अणुओं की रासायनिक संरचना कैसी होती है, रासायनिक संरचना सरल, शाखित या अशाखित एवं कुंडलित होती है। ठीक है, मतलब ये सरल होता था, लेकिन इसमें क्या हो गया, सरल भी है, शाखित भी है, अशाखित भी है, कुंडलित भी है, तीनों प्रकार के। इसके बाद तीसरा बता सकते हैं कि जो इनका अणुभार होता है, अणुभार बहुत कम होता है। सूक्ष्म है तो अणुभार कम होगा, दीर्घ है तो अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्या अधिक होता है, दीर्घ जैव अणुओं की जो अणुभार होता है वो अपेक्षाकृत किसके, सूक्ष्म जैव अणुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसके बाद अगर हम सूक्ष्म जैव अणुओं की बात करें तो इनकी क्या होती है कि विलयशीलता बहुत अधिक होती है, मतलब ये जल्दी घुल जाते हैं। इनकी विलयशीलता मतलब घुलने की क्षमता अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, परंतु अगर इनकी बात करते हैं तो दीर्घ अणुओं की बात करते हैं तो इनकी जो विलयशीलता होती है वो कम होती है, विलयशीलता कम होती है। ठीक है, साथ ही में अगर हम बात करते हैं जैव अणुओं की, दीर्घ जैव अणुओं की बात करें तो दीर्घ जैव अणु क्या होते हैं, कह सकते हैं कि सूक्ष्म, ये क्या होते हैं,
सूक्ष्म अणुओं के बहुलक होते हैं। अब सूक्ष्म अणुओं के बहुलक से तात्पर्य है कि कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं इनके एक या दो अणुओं से के 2, 3, 4, 5 अणुओं के मिलने से क्या बनते हैं, दीर्घ जैव अणु बनते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सूक्ष्म अणुओं के बहुलक होते हैं, मतलब ये सूक्ष्म अणु होते हैं, इनके बहुत सारे अणुओं के मिलने से क्या बनते हैं, दीर्घ जैव अणु बनते हैं। जैसे हमने बताया था इसमें पॉलीसैकेराइड, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। और इसमें बताया था कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है सूक्ष्म जैव अणु और दीर्घ जैव अणु की तुलनात्मक अध्ययन। अगर तुलना करें दोनों में तो दोनों में कह सकते हैं कि बहुत सारी असमानताएं हैं, जिसके कारण इनको अलग अलग रखा गया। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे और आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। धन्यवाद।